है वेलकम बैक टू द हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय सीबीएसई कम्युनिटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और सीबीएसई कम्युनिटी के माध्यम से जो ये वीडियो आपके पास पहुंचा है उसमें एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन नॉलेज दिया गया है हेल्थ के बारे में। तो बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपका 3P प्लान कंप्लीट हो चुका है, 3P प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, देन आप इस वीडियो को जरूर देखें। और सबसे पहले आप 3P को अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो सबसे पहले इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें आपका 3P के बारे में डिस्कशन किया गया है, बताया गया है। 3P कहने का मतलब कि आप जिस बिजनेस में हो वहाँ पे 3P का मतलब बताया गया होगा साइनिंग के टाइम में, जिसमें आपको 3P का मतलब है कि आपका प्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट्स एंड आपका प्लान, इनकम प्लान, यही 3P है। और ये 3P के बारे में डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये आपका वीडियो 4th स्टेज में आता है जहां पे आप हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। एंड वाई हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपको जानकारी में आएगा कि आप एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप एक हेल्थ के ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं, आप एक हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वो बिजनेस है जो दुनिया का सबसे डिमांडेबल बिजनेस है, 24/7 हर टाइम उसका डिमांड है मार्केट में। तो ये एक बहुत ही लकी चीज है आपके लिए। सेकंड की जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं अगर उसके पास नॉलेज नहीं है आपका, अगर उसका नॉलेज आपके पास नहीं है ना, एक नेगेटिव साइन है आपके लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा असरदार करेगा आपके बिजनेस में, क्योंकि इसमें आपको सारा हेल्थ का बारे में डिस्कस किया गया, बताया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले 3P का प्लान जरूर कंप्लीट करें। और जिनका भी कंप्लीट हो चुका है उसके लिए वीडियो रिकमेंड किया जाता है। एंड अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको कहूंगा कि विथ अ पेन पेपर आप बैठें इस वीडियो के साथ में, और तभी आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बहुत सारा चीजें नोट डाउन करने को मिलेगा जो आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा असरदार होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने टीम को, आप अपने आने वाले अपकमिंग टीम्स को ट्रेन कर सकें, बता सकें हेल्थ के बारे में, लोगों को प्रमोट कर सकें, फॉरवर्ड कर सके अपने नॉलेज को, तो आप अपने डायरी में जरूर मेंशन करें। एंड विदाउट वेस्टिंग का टाइम इस वीडियो में एक चीज और कहना चाहूंगा कि यह हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों, वाई हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय सीबीसी। तो हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसलिए बिकॉज इस इंडस्ट्री का एक खासियत है कि अगर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसका नॉलेज नहीं है तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो सकता है और होता ही है, तो आपको हर हाल में कर लेना चाहिए। चलिए ये रीजन दे दिया मैंने कि आपको वीडियो क्यों देखना चाहिए और क्यों आपको हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और आपको ऑफलाइन में तो ट्रेनिंग दिया ही जाता होगा, ये उनके लिए ज्यादा असरदार है जो लॉन्ग फार्म में दूर डिस्टेंस में रह रहे हैं, काफी अच्छे डिस्टेंस में वो लोकेट कर रहे हैं, वो मीटिंग फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है। और बेसिकली आप कभी भी टाइम निकाल के कुछ जानकारी लेना हो तो आप इस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल बीट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बाय वन पीपीटी के माध्यम से आपको हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो भी हो आप उसको नोट कर सकते हैं, नॉलेज जो भी हो आप उसको नोट कर सकते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो अपनी टीम में इसको जरूर शेयर करें ताकि उनके भी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो सके। लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू द वीडियो सीबीसी प्रेजेंट्स यू द हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया था आप सबको कि ये हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए है कि जिनका 3P प्लान कंप्लीट हो चुका है, 3P प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका 3P प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वीडियो काम तो करेगी, बट आप फिर माइंड से डाइवर्ट हो जाओगे कि 3P क्या है। ऑलराइट, तो आप उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, और अगर आपका कंप्लीट है तो फिर डेट्स ऑल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये उनके लिए खास तौर पे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, जो फील्ड वर्क में हेल्थ के ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ये उनके लिए ज़्यादा काम है। खास करके जो डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा। और जो रिकमेंड करते हैं ना आप लोग प्रोडक्ट्स वगैरह किसी भी डिजीज़ में, वो आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और अगर बाई द वे क्लियर ना हो तो फिर आप फिजिकली बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि पेन पेपर के साथ में आप बैठें ताकि ये वीडियो कंप्लीट करने में आपको आसानी हो। वीडियो कहने का मतलब कि नॉलेज कंप्लीट करने में आपके लिए आसानी हो। सो हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली है, कौन कौन सी चीज़ के ऊपर आपको स्टडी करना है। तो पहला, व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है, कॉजेज ऑफ डिजीज एंड इट्स ओरिजिन, बीमारी का कारण और इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है। उसके बाद ह्यूमन 6 सेंस ऑर्गन, जो ह्यूमन ऑर्गन्स का जो सेंसेस है ना, वो 6 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। उसके बाद मेन कॉजेज क्या होता है किसी भी बीमारी का, डाइट प्लान क्या होता है, और फूड और मेडिसिन कभी कभी काम नहीं करता है। लोग कहते हैं कि खाता तो है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जाता है। उसके बाद बॉडी और डिजीज़ का ABCD, जो हेल्थ सेक्टर में ABCD का मतलब ही कुछ अलग है, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ABCD क्या है। उसके बाद बीमारी कौन कौन सी तरह की होती है वो भी आपको पता चलेगा, कौन कौन से सेक्टर में बीमारी को ठीक किया जाता है और कैसे होता है वो भी आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपके पास एक पेन पेपर अगर है तो ऑलराइट, बहुत बेटर है, और नहीं है तो अभी लेकर बैठ जाओ आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजीज़ एंड कॉजेज ह्यूमन सेंस ऑर्गन, मैंने बताया था डिजीज़ क्या है, उसके मेन कॉजेज क्या है, और ह्यूमन सेंस ऑर्गन, यानी 3 टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए गए हैं। और बहुत ही शॉर्टली इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। डिजीज़ वो मतलब कि जो अनबैलेंस्ड और डैमेज्ड फैक्टर है हमारी बॉडी का, उसी के कारण डिजीज़ होते हैं। डिजीज़ क्या है, डिजीज़ का एक डिफिनेशन एक लाइन में दिया गया है, अनबैलेंस्ड और डैमेज्ड फैक्टर ऑफ आवर बॉडी कॉजेज डिजीज।
यानी कि हमारे बॉडी का कोई भी चीज़ जो अनबैलेंस हो चुका है या डैमेज हो चुका है, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो फिर हार्मोन्स हो, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ का फ्लूइड्स वगैरह हो, तो जो अनबैलेंस हो गया वो भी एक बीमारी पैदा करेगा और जो डैमेज हो गया वो भी एक बीमारी पैदा कर सकता है ना। यानी कि ये दो कारण हैं जिसके कारण बीमारी पैदा होती है शरीर में, अनबैलेंस्ड फैक्टर और डैमेज्ड फैक्टर। रिपीट कर रहा हूँ, अनबैलेंस्ड फैक्टर और डैमेज्ड फैक्टर। अनबैलेंस जो अनबैलेंस हो चुका है और डैमेज यानी कि जो डैमेज हो चुका है। तो ये दो कारण से ही हमारे शरीर में बीमारी पैदा लेते हैं। वो शुरू से लेके अंत तक, यानी कि मतलब कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैलेंस में होती है और सारी चीज़ें बैलेंस में होती है, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं अनबैलेंस होने का। दूसरा लाइन में कवर किया गया है कि एवरी अनबैलेंस्ड और डैमेज्ड फैक्टर ऑफ अवर बॉडी आर गुड एंड हेल्दी एट फर्स्ट टाइम। शुरुआत में जब एक बच्चा पैदा लेता है और पैदा लेने के बाद, है ना, दोनों में फ़र्क होता है। जब बच्चा पैदा लेता है तो पैदा लेते समय उसके बॉडी का लगभग चीज़ बैलेंस्ड होता है और डैमेज्ड नहीं होता है। ठीक है, बैलेंस्ड होता है, डैमेज नहीं होता है, अनबैलेंस नहीं होता है। मतलब कि जो भी अनबैलेंस चीज़ है और डैमेज चीज़ है हमारे बॉडी का, आज अभी जिस तत्काल में आप रह रहे हो, वो शुरुआत में नहीं होता है। यानी शुरुआत में सब फिट होता है जब एक बच्चा पैदा लेता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें उस पर असर करती है जिसके कारण उसका हार्मोन अनबैलेंस होता है, डैमेज्ड होता है ऑर्गन वगैरह, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये कारण पे हम चलेंगे, ये मैंने बता दिया आपको कि शुरुआती में सब बढ़िया होता है, फिट होता है। भगवान अगर किसी को पैदा करता है तो उसको फिट बनाकर पैदा करता है। लगभग 99% केसेस देखा गए हैं कि वो सब बढ़िया होता है, बाद में वो बिगाड़ लेता है, वो अलग बात है। दूसरा, इट इज़ अफेक्टेड बाई आवर एक्टिविटीज़ एंड सेंसेज इंटर थ्रू आवर सिक्स सेंसेज। मतलब कि ये हमारे मतलब कि जो भी डैमेज्ड और अनबैलेंस्ड फैक्टर है हमारे बॉडी का, वो कहीं ना कहीं हमारे काम से ही अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। और हमारे जो सिक्स सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ह्यूमन का, उसके माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको वो असर करता है, बहुत सारी चीज़ें वो रिसीव करता है जिसके कारण वो अंदर बॉडी में जाकर असर करता है। अब ये 6 सिक्स सेंस ऑर्गन क्या है जिससे ह्यूमन बॉडी कुछ ना कुछ रिसीव करता है इस ब्रह्मांड से, इस पूरे यूनिवर्स से। तो आप देखिए कि ये 6 सेंस ऑर्गन कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो आपका पहला जो दिखता है सिक्स सेंस ऑर्गन, वो आपका कान, हाथ, मुंह, आँख और नाक। ये 5 ऑर्गन ऐसे हैं जो आपको फिजिकली दिखता है ना, जिससे आप कुछ ना कुछ ब्रह्मांड से रिसीव करते हैं, है ना, कुछ कुछ आप इससे रिसीव करते हैं, अपने बॉडी को, अपने अंदर कुछ ना कुछ इससे देते हैं, फील करते हैं, महसूस भी करते हैं। एक छठा सेंस ऑर्गन है ब्रेन। अब ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो इंसान को दिखता तो नहीं है बट बहुत कुछ दिखाता है, विजुअलाइज कराता है ना। ये बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर महसूस करता है, दिखता है, एक चित्र बनाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये सोचता भी है, तो इसके कारण भी हमारे बॉडी में असर होता है। ये बातें आपको कंप्लीट हो गई होगी हमारे हिसाब से, है ना। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप इसको क्वेश्चन आउट में कर सकते हो। ये 6 सेंस ऑर्गन जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को कुछ न कुछ देते रहते हैं, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो हवा के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो धूल कण के रूप में हो, चाहे वो स्पर्श के रूप में, फीलिंग्स के रूप में हो, चाहे वो फिर एक सोच के ही रूप में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हम अपने बॉडी को देते रहते हैं। ये इससे बॉडी रिसीव करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम आवर स्टोमक्स। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हमें पेट से पैदा होती है, पेट से ही शुरुआत होता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी डिस्कस किया गया। इसमें लिखा गया बॉडी नीड्स दिस बट व्हाट वी गिव। शरीर को क्या चाहिए और हम देते क्या हैं उसको समझते हैं। शरीर को चाहिए क्या वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जितना भी इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शरीर को डिमांडेबल चीज़ है, शरीर का ज़रूरत का चीज़ है ना। जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे मेजर कंटेंट्स, न्यूट्रिएंट्स है जो फूड में पाया जाता है और जो हम फूड के माध्यम से शरीर को देते हैं खाकर। बट हम देते क्या हैं, ये ज़रूरत का चीज़ है बट हम देते क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कार्टूनी टाइप में एक पिक्चर बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है एक पेट जो है जिसके माध्यम जिसको हम दे क्या रहे हैं, एक हाथ में इसके बर्गर है, एक हाथ में आपका कोल्ड ड्रिंक्स है ना। यानी कि एक फूड के रूप में आपका जंक फूड है और वाटर के रूप में भी आपका एसिडिक वाटर है ना, एक टॉक्सिक वाटर है जिसको पीने से ये हानि सबसे पहले पेट को ही होने वाला है। पेट बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आप कार्टूनी पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ें ना, फूड और वाटर, ये दोनों ही बीमारी का एक बुलावा है, इन्विटेशन कार्ड है जो हम अपने पेट के माध्यम से दे रहे हैं, राइट। तो इसके माध्यम से बहुत सारे जर्म्स हमारे बॉडी में जाता है, बहुत सारे अनडाइजेस्टेबल कंटेंट जो पचने लायक ना है वो हमारे बॉडी में जाता है पेट के माध्यम से। तो पेट से सबसे पहले बीमारी पैदा होता है। मतलब कि इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला शुरुआत डिजीज का होता है तो वो पेट से होता है, क्योंकि पेट में ही सारा चीज़ सबसे पहले जाता है। जो भी हम खाते हैं वो पेट के माध्यम से ही कहीं और जाता है, पेट से ही जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मेन कॉजेज ऑफ डिजीज, बीमारी का सबसे मुख्य कारण बताया गया है इसमें। ये तो हमने समझ गया कि कारण क्या है, ज़्यादातर बीमारियां पेट से होती है ये बताया गया है ना, लेकिन मुख्य कारण क्या है बीमारी का वो समझते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ दिखाई दे रहा होगा, 3 पिक्चर्स में बताया गया है। फूड, कुछ खाने पीने का सामान, एक घड़ी टाइप में प्लेट का सामान है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव करके कुछ लिखा हुआ है, राइट। इसको समझते हैं, बड़ा गौर से समझते हैं और अभी समझिएगा। फूड कॉन्टेंट में जितने भी फूड हम लोग खाते हैं,
ठीक है, वो भी एक बीमारी का कारण बनता है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि हम लोग पेट को दे क्या रहे हैं, जंक फूड या बहुत सारे मार्केट का फूड्स या फिर पैकेटिंग फूड या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में चला हुआ है, ट्रेंडिंग में फूड है ना, वो हम लोग देते हैं। बट शरीर को क्या चाहिए था, आप देखिए मेजर कंटेंट्स क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, बट दे रहे हैं कुछ और। तो पहला कारण हो गया। दूसरा, इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू ईट बट व्हेन यू ईट। ये प्लेट वाला घड़ी आप देख रहे हैं, इसमें समझिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि यह तो ठीक है कि आप क्या खाते हैं, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता है हेल्थ के लिए जितना मैटर करता है कि आप कब खाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये उतना मैटर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप कब खाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू ईट व्हेन यू ईट बट व्हेन यू ईट। तो आपको समझना है कि हमारे खाने का जो टाइमिंग पीरियड है ना, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे हेल्थ का, हमारे डिजीज़ का आने का एक बहुत बड़ा बुलावा है वो। अगर अनटाइमिंग खाना खाया जा रहा है ना, तो हमारे बीमारी का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है। तीसरा है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। मैंने क्या बताया था, छठा सेंस ऑर्गन क्या था, ध्यान करो, ब्रेन। और ये ब्रेन इफेक्ट होता है किसी से, पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों से, प्रभावों से। तो हमारे विचार एक बहुत बड़ा योगदान है बीमारी को ठीक करने का भी, बीमारी को बुलाने का भी। ऑलराइट, आप सोचो ना, एक कहावत है कि किसी भी झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो सच हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक प्रभाव पड़ता है हमारे माइंड पे। किसी भी गलत चीज़ को अगर 100 बार रिपीट कर देगा ना हमारा माइंड, तो वो गलत हो जाएगा आपके बॉडी के साथ में। और अगर किसी भी पॉजिटिव चीज़ को रिपीट कर दिया जाए 100 बार 200 बार, तो वो सही हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ये बीमारी में बहुत ज़्यादा काम करता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, डॉक्टर्स साइकोलॉजी पे काम करके बीमारी को ठीक कर देते हैं बिना दवा का। आप यकीन कर सकते हो इस पर, बिना दवा का बीमारी ठीक होता है। बिकॉज वो ब्रेन एक ऐसा चीज़ में काम करता है, पॉजिटिव मोड में एक्टिव हो रहता है, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स, मतलब बीमारी ठीक होता है उससे। इतना समझो आप, पॉजिटिव प्रभाव से बीमारी ठीक होता है, नेगेटिव प्रभाव से बीमारी बढ़ता है। तो ये 3 कारण, मुख्य कारण ब्रह्मांड से पता चलता है कि 3 मुख्य कारण है जिससे बीमारी का मुख्य कारण बनता है, जिसमें आप तीनों कारण से ही ठीक भी कर सकते हो। ये 3 कारण से बीमारी को बुला भी सकते हो, 3 कारण से बीमारी को ठीक भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं कि आखिर अगर ये 3 कारण है तो तीनों में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया फूड पे, है ना, डाइट प्लान क्या है आपका। डाइट प्लान यानी कि क्या खाते हो आप, क्या पीते हो आप, राइट। हेल्दी ईटिंग प्लेट में बताया गया है, हेल्दी ईटिंग प्लेट ही है। अब ये हेल्दी ईटिंग प्लेट में आप देख रहे हैं, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर किया गया है। पहला क्या है, आप जो खाना खाते हैं उसमें तेल का प्रयोग क्या है ना, हेल्दी ऑयल्स। तो ऑयल्स में कहा गया है कि आप जो ऑयल्स खाते हैं ना, उसमें आप बहुत विचार करके ऑयल्स खाइएगा। आपको हेल्थ ट्रेनिंग में ये बताया गया होगा फिजिकली कि कौन सा हेल्थ पे ज़्यादा जोर देना है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे टेबल्स में कुछ दिया गया है, लाइक ओलाइव कनोला ऑयल्स फॉर कुकिंग ऑन सलाद एट द टेबल, लिमिट बटर अवॉइड ट्रांस फैट। फैटी ऑयल्स आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं, है ना। जिसका पीपीएम ज़्यादा बेटर हो आप वो ऑयल खाएं। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, वहाँ का जो ऑयल है, जिसको हम लोग राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा असरदार करता है हेल्थ को ठीक करने के लिए, बहुत बेनिफिशियल होता है वो। और उसके साथ साथ में बहुत सारे ऑयल्स का मैंने रिकमेंडेशन भी किया है। कैनोला ऑयल से कुकिंग के लिए, सलाद वगैरह के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत अच्छे ऑयल्स हैं, आप इसको सेवन कर सकते हैं। ओलाइव ऑयल है, इसका सेवन कर सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल है, इसका सेवन कर सकते हैं। और कच्ची घानी का पिसाया हुआ जो तेल आता है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जिसमें फैट की मात्रा कम हो ना, वो ऑयल ज़्यादा यूज़ करिए, जिसमें राइस ब्रान आता है जो नंबर 1 पे आता है। एंड सेकंड में आता है कि वेजिटेबल, आप वेजिटेबल में क्या क्या खाते हैं। द मोर वेजेस द ग्रेटर वेराइटी, द बेटर पोटैटोज, फ्रेंच फ्राइज डोंट काउंट। कहने का मतलब कि आप फ्रेंच फूड पे ज़्यादा ध्यान दें, उसमें भी वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन वो फ्राई किए होते हैं, राइट। वो फ्राई किए होते हैं तेल से, में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तेल में फ्राई किए होते हैं। वो वेजिटेबल फिर वो खराब हो गया भाई, वो फिर बेकार हो गया, वो जहर मिला दिया गया उसमें, वो आपको नहीं खाना है। कच्चा हरी पत्तीदार सब्जियाँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा असर करता है हेल्थ को लेकर, ठीक। और वो भी कौन से तेल में यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। उसके बाद है फ्रूट्स में, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हैं। कलरफुल में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, आप वो खा सकते हैं, राइट। फ्रूट्स एक फूड में बहुत ज़्यादा असर करता है, फूड कंटेंट में एक अच्छा चीज़ है होना इसका। आप हमेशा फ्रूट्स पे अगर डेली आप नहीं खा सकते तो सप्ताह में 2 से 3 बार फ्रूट्स का सेवन जरूर करें सुबह शाम। उसके बाद आता है प्रोटीन्स में, आप क्या लेते हैं, प्रोटीन भी एक बहुत अच्छा असर करता है आपके हेल्थ के लिए, जिसमें आप फिश वगैरह का प्रयोग करते हैं, पोल्ट्री बीन्स का प्रयोग करते हैं, लिमिट्स का, नट्स का, चीज़ी का, अवॉइड बैकॉन्स, कोल्ड नट्स, ये सबको यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के लिए। मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करूँगा, अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप फ्लैशी चीज़ों पर ना जाए, मांसाहारी ना बने। अगर आपको प्रोटीन ही चाहिए तो आप सोयाबीन का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन में बहुत मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद हमारी कंपनी का जो हेल्थ प्रोटीन है, विगविट प्रोटीन, जिसका नाम ही दिया गया है विगविट प्रोटीन, है ना। बहुत वैरायटी में उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, बल्कि प्रोटीन ही है वो, और काफ़ी मात्रा में प्रोटीन उसमें मिलता है आपको। वो बनाया गया है, सोयाबीन का निचोड़ है उसमें, राइट। तो प्रोटीन एक अच्छे रूप में आप ले सकते हैं, विगविट प्रोटीन। उसके बाद अनाज में आप क्या खा रहे हैं वो देखिए। अनाज में आपको बहुत तरह तरह का अनाज मार्केट में है, जिसमें आप लिख सकते हैं खेतों में जो उपजाई जाती है, जो जितना भी अनाज है खेतों में उपजाया जाता है, जिसमें गेहूँ हो गया, चावल हो गया,
है ना। ये सारी चीज़ें, चना हो गया, मूंग हो गया, ये सारे अनाज के काउंटिंग में आते हैं। आप वैसे वैसे अनाज ज़्यादा खाएं जो आपके पेट के लिए ज़्यादा असरदार हो। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, ये सब चीज़ बहुत अच्छी हैं। उसके बाद पास्ता वगैरह जो मार्केट से लाते हैं आप लोग ना, वो सारी चीज़ें आप ना खाएँ, बहुत असर करतेगा आपको बीमारी में। उसके बाद आता है आपका पानी। पानी भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं, पानी में आप वही पानी पिएं जो अल्कलाइन ज़्यादा हो, राइट। तो अल्कलाइन में आप बहुत सारे पानी नहीं ला सकते हैं, सारे पानी नहीं है। बिस्लरीज वगैरह को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, राइट। आरओ वाटर ये सब को तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, वो सब अल्कलाइन वाटर तो होते हैं बट परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऑल राइट। वो फिर वही बिस्लरी वाला हाल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अल्कलाइन वाटर पीना है तो आप इधर एक लेफ्ट साइड में आप देखो कि कुछ चीज़ें बताया गया है परसेंटेज के माध्यम से। आप अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड में ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि कितना परसेंटेज कौन सा फूड आप ले रहे हो। अल्कलाइन आप 80% लो, एसिड आप 20% लो, जिसमें आपको एक हेल्दी बॉडी मिलेगा। आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगा और लंबा उम्र तक रहोगे आप। यानी कि अल्कलाइन फूड क्या है और एसिडिक फूड क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अल्कलाइन वाटर भी मैं रिकवर कर दूँगा। अल्कलाइन फूड ये फूड है, जितना भी कच्चे फूड है जो क्लिंजिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, ऑल राइट, वो अल्कलाइन फूड है। जिसमें भी हरी पत्तेदार सब्जी है वो अल्कलाइन फूड है। रसीले फल वो अल्कलाइन फूड है। शुगरलेस फ्रूट जिसमें शुगर कैलोरी की मात्रा कम हो, वैसा फ्रूट्स आपके लिए अल्कलाइन फूड आता है। ड्राई फ्रूट्स अल्कलाइन फूड है। आलमंड्स, बादाम वगैरह ये सब जो है वो अल्कलाइन है सारे। तो ये सारे अल्कलाइन फूड है। आप इसको जितना मात्रा में यूज़ करते हो बॉडी उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और उतना ही करें जितना बॉडी को चाहिए, है ना, उतना ही करें। बॉडी उतना ही अडप्ट करेगा जितना बॉडी को ज़रूरत है, बाकी सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर में आप कौन कौन से पानी पी सकते हैं अपने बॉडी के लिए। तो कोकोनट ऑयल आता है, ग्राउंड ऑयल आता है, गंगा वाटर आता है, फॉल्स वाटर यानी कि झरने का पानी। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नारियल पानी, ज़मीन का पानी यानी कि ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद गंगा पानी, उसके बाद झरना का पानी। ये जो पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा असरदार भाई, अमृत है ये सब। आप इसका सेवन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे आप कहोगे कि गंगा पानी पीने का है चीज़। गंगा पानी पिया तो जाता है लेकिन उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। मैं कहूँगा कि अब गंगा पानी का सेवन लोग पूजा पाठ में तो करते हैं, उस पेशेंट को ज़्यादातर यूज़ करवाइए जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है कैंसर वगैरह से या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ से जो लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रहा है। और कोई भी ऐसा पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक रूप से आप देखते हैं तो लोग कहते हैं कि उसको पीते नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको पीने से ना भाई आपके शरीर का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बेटर हो सकता है कि नॉर्मल पानी नहीं कर सकता है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, बिकॉज़ वो पानी में एक बहुत ही अद्भुत अल्कलाइन की मात्रा पाया जाता है, और लोग उसको मिरेकल वाटर भी कहते हैं, है ना। एक धर्म से जोड़ा गया पानी को उसको, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है। मैं उस पर नेक्स्ट लेवल पे बात नहीं करूँगा। मैं कहूँगा साइंस के रूप से अगर देखते हैं तो गंगा वाटर बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है एक पेशेंट के लिए। और कोकोनट ऑयल तो बहुत ही अच्छा ऑयल है, मतलब कि कोकोनट वाटर एक बहुत ही अच्छा वाटर है, क्योंकि वो सीधा रिलेशन रखता है हमारे पृथ्वी के गर्भ में जो पानी है ना, सीधा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है। तो कोकोनट ऑयल, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोकोनट वाटर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोकोनट वाटर एक बहुत ही अच्छा वाटर है आपके हेल्थ के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न डाइट प्लान। अब देखिए कि लोग खाना तो खाना चाहिए इस टाइप का, ये एक हेल्दी ईटिंग प्लेट है, लेकिन लोग खाते क्या है। तो मॉडर्न डाइट प्लान में आप देख सकते हो जो हमारा परसेंटेज खाने का इधर कितना था, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, उधर बिल्कुल उल्टा कर चुके हैं लोग। यानी कि मॉडर्न डाइट प्लान में अल्कलाइन रह गया 20% और एसिडिक रह गया 80%, जिसके कारण लोग बहुत कम उम्र में बीमार भी पड़ जाते हैं। अब बात समझने की ये है कि अल्कलाइन फूड में 80% चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एसिडिक फूड में 80% लोग सेवन कर रहे हैं, तो इससे आखिर कैसे बचा जाए, है ना। अब ये समझ लो, आप ये चीज़ दिखाने के लिए है, मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ, आप इसको एनालाइज करो कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हो क्या पीते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं परसेंटेज मेरा क्या है और क्या होना चाहिए था, समझ रहे हो। और सबसे मेन कारण ये बनता भी है डिस डाइट प्लान कॉज सिकनेस। ये जो डाइट प्लान है ना 80% 20% वाला, अल्कलाइन 20% और 80% एसिडिक, ये बीमारी का एक बुलावा है, एक बीमारी का इन्विटेशन कार्ड है। ये एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है। और हमारे फूड में जितना भी कंटेंट है नॉन फेवरेबल कंटेंट होते हैं इसमें, जो हमारे फूड्स के लिए मतलब कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं, हानिकारक होते हैं। और इसको जितना जल्दी मतलब कि साफ़ कर दिया जाए उतना जल्दी बेहतर है। समझो ना भाई कि जितने भी फूड आप देख रहे हो इसमें जहर ही जहर है, टॉक्सिक ही टॉक्सिक है, हमारे बॉडी के लिए इतना बना ही नहीं है जितना इसमें दिया गया है। और एसिड तो खैर 80% मिलाया जाता है इसमें, सोडा वाटर है, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक है, मार्केट का चीज़ेज़ है, पनीर है, पास्ता है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, समोसे हैं, चटनी है, क्या है, ये सारे चीज़ भाई एसिडिक हैं। आप इसका जितना सेवन करोगे आपका बॉडी का ऑर्गन और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट सारा डैमेज करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात है कि इसमें जितना भी जहर मिलाए जाते हैं, जहर कहने का मतलब कि टॉक्सिक चीज़ जो हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए उतना जितना मिलाया जाता है, तो ये सारी चीज़ जब बॉडी में जाते हैं तो इसकी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप समझो ना कि एक रूम में जब गंदगी लगती है तो वो कब उसको रूम को बढ़िया लगता है जब उसको साफ़ करते हैं, कब एक कपड़ा अच्छा लगता है जब उसको क्लीन करते हैं, आयरन करते हैं, कब एक व्यक्ति सुंदर दिखता है जब वो बढ़िया से नहा कर रेडी हो जाता है। ऑलराइट, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी अंदर से तब तक ठीक। तो इसमें जितने भी लोग खाना खा रहे हैं ना, लगभग लोग इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उनका खाना ही बिल्कुल इस टाइप का है।
अल्कलाइन 20% और एसिडिक परसेंट आपका 80% है। तो ये खाना भाई अगर लेकर चल रहे हो, ये जो आपका ईटिंग प्लेट है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क लाता है आपके हेल्थ में कि आप हेल्दी कितना दिन रहने वाले हो और कितना टाइम तक अनहेल्दी रहने वाले हो। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो आगे चलते हैं। हम देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि आखिर अल्कलाइन फूड और वाटर क्यों लेना चाहिए ज़्यादातर हमें। तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर का रिकमेंडेशन है, क्या आप पढ़ सकते हो कि नो डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। अल्कलाइन इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का डिजीज़, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं पनप सकता है। समझ रहे हो ये बात? अल्कलाइन इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का डिजीज़, यानी नो डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर, कैंसर को भी शामिल कर लो आप उसमें, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी है, लोग कहते हैं उसको, तो वो भी नहीं पनप सकता है। कहाँ? अल्कलाइन इन्वायरमेंट में। तो सोचो कि अगर हम अपने बॉडी को एक ऐसा अल्कलाइन इन्वायरमेंट दें, इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि आप जो भी खा रहे हो है ना, उसमें मात्रा अगर अल्कलाइन का ज़्यादा हो तो उसमें कोई भी बीमारी होने का चांस ही नहीं बनता है। बहुत मतलब कि 0 लेवल पे वो बीमारी पैदा होने का चांसेस बनता है। रूट कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का भी एक जड़ बताया गया कि कैंसर आखिर क्यों पनपता है और कैसे पनपता है, वो समझो आप। तो डॉक्टर ओटो नाम के एक डॉक्टर हैं जो काफ़ी फेमस हैं और बहुत अच्छे, मतलब कि एक इनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इसमें एक साइंटिस्ट ग्रुप में काम भी किया है। इनके पास नोबेल प्राइज़ विनर का एक अवार्ड भी है। तो कहा गया कि जो कैंसर है ना, वो लगभग 2 बेसिक कंडीशन है उसको, मतलब कि होने का। कैंसर 2 कंडीशन में ज़्यादा होते हैं। पहला कंडीशन बताया गया है एसिडिसियस, यानी एसिडोसिस मतलब कि ज़्यादा एसिडिक का प्रभाव। दूसरा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब कि लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी का कारण। तो ये जो 2 कारण बताए गए ना, दोनों में से कैंसर सेल्स हो सकते हैं, कैंसर टिश्यूज हो सकते हैं। और ऐसे भी ये टेस्ट करके देखा गया है, लैबोरेटरी में टेस्ट करके देखा गया है। इन्होंने खुद बताया कि जितने भी कैंसर टिश्यू या सेल होते हैं ना बॉडी में, वो ज़्यादातर एसिडिक ही होते हैं, जहाँ तक कि हेल्दी टिश्यू होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं बिल्कुल। यानी कि जो कैंसर टिश्यू हैं वो एसिडिक पाए गए हैं और जो हेल्दी टिश्यू हैं वो अल्कलाइन पाए गए हैं। अब इसे समझ लो आप कि हेल्दी अगर है तो वो अल्कलाइन के कारण है, और अगर कोई पीड़ित है, यानी कि कैंसर सेल भी अगर बन रहा है बॉडी में, तो वो एसिडिक के कारण ही बन रहा है, क्योंकि उस कैंसर सेल में एसिडिक का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो एसिडिक और अल्कलाइन की जो बातें मैं कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें अल्कलाइन में कोई भी बीमारी पैदा नहीं हो सकता है, ये आप लिख लो, है ना। अल्कलाइन में लगभग बीमारी भी रहता है जो मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसके कॉजेज, रूट कॉजेज तक खत्म हो जाते हैं। सकता है अल्कलाइन में बीमारी नहीं पनप सकता है, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी आयु तक हो सकती है। अल्कलाइन इन्वायरमेंट में अगर आप रहते हो, अल्कलाइन चीज़ों को आप प्रयोग करते हो, अल्कलाइन इन्वायरमेंट अगर बॉडी को देते हो, तब डिप्राइव्स 35% ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर 48 आवर्स एंड इट्स में बिकम कैंसरस। और ये भी कहा गया है कि अगर 48 घंटे तक किसी भी सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले ना, तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो एसिडिक सेल में कन्वर्ट हो सकता है, उसको कैंसर सेल्स मतलब कि उसमें वो गुण आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर किसी भी मतलब कि सेल्स या फिर अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं देखना चाहते हो या डैमेज नहीं करना चाहते हो, या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन चीज़ों का प्रयोग करो, जिसमें मैंने कहा टॉपिक ये ऊपर में अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लो। आगे चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर बताया गया है, जिसमें कहा गया है, बताया गया है इसमें ये चीज़ टॉपिक कवर किया गया है कि एक इंसान जब वो खाना खाता है तो खाने में क्या क्या कंटेंट है मैंने वो तो बता दिया, खाने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो तो मैंने बता दिया, क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं वो आप खुद देखिए, है ना। एसिडिक और अल्कलाइन का परसेंटेज आप देखिए। उसके बाद जो भी खाना आप खाते हैं वो सबसे पहले शुरुआत, जो पचने का शुरुआत होता है वो इंसान का मुंह से हो जाता है। यानी कि हमारा जो बॉडी है ना, वो भोजन को पचाता है तो कहाँ से शुरू करता है पचाना, तो वो मुंह से पचना चालू होता है। जहाँ से आप खाते हैं बॉडी को, वहाँ से पचाना चालू करता है, जिसमें मुंह से सैलिवरी ग्लैंड्स भोजन में मिलते हैं, लार्वा जिसको बोलते हैं, लार टाइप में, है ना, वो भोजन में मिलता है। भोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, आसान कर देता है, बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है, और दांत से हम लोग भोजन को तोड़ देते हैं, और उसमें जब पेस्ट के माध्यम से जब वो उसमें मिक्स हो जाता है लार्वा, यानी कि उस लार्वा करें बार बार उसमें सलाइवा, तो सलाइवा जब भोजन में मिक्स हो जाते हैं ना, तो उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से भोजन को अंदर करने में ईजिली, मतलब कि बॉडी को आराम मिलता है, और आसानी से बॉडी इंगल्फ कर लेता है भोजन को। क्यों? क्योंकि उस पर चिपचिपा टाइप में भोजन बन जाता है सलाइवा मिलने के बाद। और जब भोजन आइसोफेगस के माध्यम से जाता है तो कहाँ जाता है, पेट में जाता है। अब खेल मीन शुरू यहाँ से होता है कि पेट में जाने के बाद भोजन का क्या होता है, जो हम खाते हैं उसका क्या होता है। तो आप गेस करो कि भोजन जब भी आप खाते हो तो पेट में जाने के बाद क्या होता है। आप कभी सुनो बैठकर कि पेट कुछ आवाज़ें करती हैं, पेट ना अपना काम चालू रखती है हमेशा 24/7, जितना भोजन देते हैं उतना ज़्यादा ही काम चालू रखता है। तो इसमें क्या होता है ना, भोजन को पचना चालू हो जाता है। हमारे पेट में HCl नाम का एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको, वो भोजन को पचाना चालू करता है। भोजन के साथ जो पचा हुआ भोजन नहीं, टूटा हुआ भोजन उसको कह सकते हैं, जो मुंह से आया, उसमें HCl मिलकर उसको और तोड़ता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है ना। उसके बाद उसको पचाता है, उसमें हमारा लीवर बहुत ज़्यादा योगदान करता है, क्योंकि वहाँ से बाइल जूस सेक्रेट करता है, पैनक्रिज वहाँ से
इंसुलिन इंक्रीज करता है। तो ये 2 हार्मोन्स इंक्रीज करता है, जिसमें भोजन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो मैनेज होता है ना। बॉयल जूस वगैरह आते हैं तो वो भोजन को और थोड़ा सा पचाने में मदद करता है, काफ़ी अच्छा। गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ताकि भोजन आसानी रूप में आ सके और बहुत ही आसानी से पच सके। अब यहीं पे क्या होता है ना कि जब भोजन पच जाता है तो जितने भी भोजन में आपने टॉक्सिक चीज़ अगर खाया होगा तो वो उसको पचने में मुश्किल आता है, और जो नहीं पचा वो भोजन उसी में सिमटा हुआ रहता है और उसमें लटपटाया हुआ रहता है और भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब बात आती है कि जब भोजन पच गया और पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो खाते हैं उसका जितना भी कंटेंट से भोजन में मिला हुआ वो अभी तक मिला नहीं है, जिसमें बॉडी को क्या क्या चाहिए था, मिनरल, विटामिन, फीड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ चाहिए था बॉडी को जो भोजन में मिला हुआ है। तो भोजन उसको निकालेगा कैसे? भोजन तो टूटकर बिल्कुल पेस्ट के जैसा रूप में आ गया, बिल्कुल एकदम छोटा क्या कहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पदार्थ में आ गया वो। तो अब उससे वो सारे कॉन्टेंट्स कैसे निकालेगा बॉडी? तो वो काम पेट का नहीं था, वो काम अब रह गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगी। तो जैसे ही हमारी छोटी आंत में भोजन जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि हमारी छोटी आंत में विली नाम का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है ना, वहीं पे अब्जॉर्प्शन होता है। हमारी छोटी आंत उस सारे भोजन से वो सारे कंटेंट निकालने का प्रयास करता है, जिसमें छोटी इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस टाइप का होता है। देख रहे हो, विली नाम का स्ट्रक्चर होता है जो सारे भोजन में मिला हुआ कंटेंट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। और ये जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया से ऑब्जॉर्व कर पाएगा, उतना ज़्यादा बढ़िया से भोजन में मिला हुआ चीज़ को बॉडी को देगा, है ना, निकाल लेगा, छान लेगा, ये फिल्टर कर लेता है। तो ये जो छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाता है तो ये जितना भी विली नाम का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, बिल्कुल सिलाई का तिल्ली जैसा, ये एक मतलब कि अजीब सा चीज़ है कि भोजन में जो भी मिला हुआ चीज़ है ना उसको ग्रैब कर लेता है और भोजन को आसानी से ये मूवमेंट करता है ना, ये मूवमेंट करता है, बिल्कुल उंगली के जैसा मूवमेंट करता रहता है, ये हिलता रहता है। इसके माध्यम से भोजन आसानी से पास थ्रू कर जाता है ना, और उसमें जो मिला हुआ चीज़ है वो ग्रैब ही कर लेता है। अब ग्रैब ये करता नहीं है, ग्रैब एक्चुअली इसके जो निचली सरफेस है, इसके नीचे यानी जो ये तिल्ली के नीचे जो इसके जड़ वाले जो सरफेस है ना वो क्लीन होना चाहिए। अगर वो क्लीन है तो भोजन में मिला हुआ चीज़ें को ग्रैब कर लेगा, यानी कि बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो ब्लड में मिला देगा। लेकिन अगर क्लीन नहीं है भैया तो जितना भी भोजन में मिला हुआ चीज़ है वो वैसे के वैसे बाहर निकल जाएगा और बॉडी को कुछ नहीं मिल पाएगा, सिर्फ पच जाएगा वो। समझ रहे हो? तो बॉडी को सारी चीज़ों को मिलने के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा खेल यहीं पे आके बनता है, बिगड़ता है। कोई कहता है ना कि लोग बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि खाना इसको खा रहा है या ये खाना को खा रहा है। मेन दिक्कत यहीं पे आता है। अगर आप बढ़िया चीज़ खा रहे हो फ़ायदा नहीं कर रहा, उसका कारण समझ लो आप कहाँ पे है। ये मेन जड़ है। जो भी खा रहे हो पच तो रहा है, पचने के बाद वो आप बाहर भी निकाल दे रहे हो, है ना, लेटरिन के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से, हमारे बॉडी के पसीने के माध्यम से वो बाहर निकल जा रहा है। लेकिन बॉडी को मिल क्यों नहीं रहा है? समझने वाली बात यह है कि वो मिलने का नहीं कारण है, नतीजा ये है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवारें हैं जो साफ़ नहीं है, जो क्लीन नहीं है। चलनी, आप समझते हो चलनी जिससे आटे चाने जाते हैं, आप सोचो कि चलनी का जितने भी छिद्र होते हैं अगर उसको बंद कर दिया जाए, फिर उस पर मिट्टी लगा दिया जाए या फिर उस पर कुछ चिपका दिया जाए और उस पर आटा रखो, क्या चला जाएगा? नहीं, यानी कि फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है बिल्कुल वही काम करता है। जो तोड़ा हुआ भोजन है, जो बिल्कुल पेस्ट में बनाया हुआ भोजन है, उसमें से सारे चीज़ों को निकालने का काम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस का काम है। और वो अगर साफ़ रहेगा तभी वो सारी चीज़ों को निकाल कर बॉडी को ब्लड में मिलाएगा, बॉडी को मिलेगा। और नहीं तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है कुछ खाने से। तो ये खेल होता है डाइजेशन में, है ना। उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फर्मेंटेशन होता है, यानी कि भोजन में मिला हुआ सारी चीज़ों को जब ग्रैब कर लेता है बॉडी तो फिर वो आगे की ओर पास थ्रू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। पचने में भोजन का क्या मतलब कि पचता है तो वो कैसे पचता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, भोजन को खाए, इंजेशन उसको बोलते हैं, फिर पचाए उसको डाइजेशन बोलते हैं, फिर अब्जॉर्ब किया, यानी कि भोजन में जो मिला हुआ चीज़ है उसको बॉडी क्या किया, अब्जॉर्ब किया, जिसमें ग्लूकोज, फैट, एसिड, ग्लिसरीन, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, फ्रूट जो भी है वो सारी चीज़ें बॉडी को मिलना चाहिए और उसको हम लोग बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, यानी कि अबसोर्शन हिंदी में कहते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन, यानी कि भोजन वहाँ से पास थ्रू करेगा, उसको एसिमिलेशन कहेंगे। और लास्ट में आता है इजेशन, यानी कि भोजन यानी कि जो अपचित पदार्थ है जो पचकर बेकार हो गया, है ना, यानी जो बॉडी के लिए अब फेवरेबल नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी बाहर कर देता है लेटरिन के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, वो बॉडी उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। और यही प्रोसेस है डाइजेशन का। तो इंटायर ऑर्गन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड कैन बी क्लीन ओनली व्हेन द टेक्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अल्कलाइन फूड एंड वाटर। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी का जितना भी खाना पीना होता है ना वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है।
ठीक है, पेट तक खाना पचता है भाई, इतना जान लो। पेट से बॉडी को कुछ नहीं मिलता, पेट तक खाना पचता है। वो एक मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन कर सकते हो उसको। मुंह से लेके पेट तक आपका पिसाने वाला मशीन है, भोजन को पिस कर बिल्कुल नॉर्मल बनाता है और उसको अवशोषित करने का काम करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब बात ये है कि ब्लड में जितने भी चीज़ें मिलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है, छोटी आंत से मिलता है। तो छोटी आंत का साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन वाटर लेने का आवश्यकता है। क्लियर हो गया होगा बात। अब बात है कि बेस्ट गाइड फॉर हेल्थ। एक हेल्थ के लिए सबसे अच्छा गाइडेंस बताया गया है कि कितना ज़्यादा अल्कलाइन, कितना ज़्यादा एसिडिक आपके लिए खतरा होता है। तो मैंने परसेंटेज में बता दिया था कि 80% आपका अल्कलाइन होने चाहिए, 20% एसिडिक होने चाहिए। तो एक पीएच नॉर्मल वैल्यू निकाला गया है और ये होता है बॉडी के लिए नेचुरल नॉर्मल पीएच। कहा गया है कि 7 तक आपका न्यूट्रल माना जाता है, 7 तक आपका न्यूट्रल माना जाता है। और जैसे आपका एसिडिक का मात्रा बढ़ता है, यानी कि 7 से नीचे आप घटते हो पीएच वैल्यू, जिसमें पानी खाना सब आ जाता है। तो पीएच वैल्यू यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आपके खाना में हाइड्रोजन की मात्रा जितना ज़्यादा कम है ना, जितना ज़्यादा पोटेंशियल कम है उतना ज़्यादा वो एसिडिक खाना है, और जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका अल्कलाइन है, वो चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। तो पीएच वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा वो अल्कलाइन कहलाएगा और पीएच वैल्यू जिसका कम रहेगा वो एसिडिक कहलाएगा। ये आपको डिफ्रेंशिएट, ये फ़र्क बताने के लिए है कि कौन अल्कलाइन है कौन एसिडिक है। इससे आप नाप सकते हो कि जिसका पीएच वैल्यू कम है वो एसिडिक है, जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है, वो सबसे अच्छा और अल्कलाइन है बॉडी के लिए। आप उसको जितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो करो, है ना। उसमें भी आप पचाने वाला खाना खाओ, पचने वाला खाना खाओ। पानी की मात्रा में बताया गया कि पानी, अल्कलाइन वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अल्कलाइन वाटर में मैंने बताया कौन कौन सा पानी आपको पीना है। गंगा जल है, ग्राउंड वाटर है, कोकोनट ऑयल है, उसके बाद झरना का पानी है। ठीक है, ये 4 तरह का वाटर है जो आपके लिए अल्कलाइन है, बिल्कुल फेवरेबल आप पी सकते हो। अल्कलाइन वाटर का फायदा क्या है आप समझो। अगर वजन होगा तो घटा देगा, ज़्यादा वजन होगा तो घटा देगा। बॉडी अगर में जहरीले चीज़ों को तो डिटॉक्सीफाई कर देगा, यानी कि निकाल देगा। बॉडी में पानी की कमी होगा तो वो पूरा कर देगा, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। आपके हेल्दी स्किन कर देगा, यानी कि अगर आप यंग नहीं दिख रहे हो तो आप इसको रेगुलर यूज़ करो अल्कलाइन वाटर को, आप हेल्दी स्किन दिखने लग जाओगे। आपके भोजन पचने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, गुड डाइजेशन, मसल्स और जॉइंट पेन को खत्म कर देगा। उसके बाद एनर्जी काफी मात्रा में देगा क्योंकि पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है इसमें। समझ रहे, अल्कलाइन मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए ये एनर्जी बहुत भयंकर देता है। इसलिए अल्कलाइन वाटर और अल्कलाइन फूड पीने के लिए कहा जाता है ताकि आप एनर्जेटिक फील करो आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि क्लिनजिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द हेल्थ। कहा गया है कि हेल्थ की तरफ अगर बढ़ रही हो आप तो सबसे पहले क्लिनजिंग यानी कि साफ सफाई पहले चरण पे आता है। सबसे पहले चरण पे फर्स्ट स्टेप में आपका क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं या फिर किसी भी चीज़ का, एक रूम का हो, एक ऑफिस का हो, एक कपड़ा का हो, किसी भी चीज़ को अगर बढ़िया दिखना चाहते हो तो उसका साफ सफाई होना चाहिए। ठीक है, ये रेसिडेंशियल कमर्शियल में भी आता है और हेल्थ में भी आता है। तो साफ सफाई के लिए हम लोग चलते हैं अब कि हमारे पास अल्टोस में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो क्लिनजिंग के लिए बनाया गया है। तो आप देख लो, सबसे पहला और हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है अल्टोस की ओरिजिनल एलोवेरा जूस। ओरिजिनल एलोवेरा जूस जो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना गया है, सबसे अच्छा। इसको मिरेकल प्लांट भी बोलते हैं, जादुई पौधा बोलते हैं इसको, एलोवेरा को, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम करती है। इसका बेनिफिट आप देखोगे ना तो दंग रह जाओगे। बॉडी में जितने भी जहरीली चीज़ें उसको काट दिया जाएगा, खत्म कर देता है ये। उसके बाद एलोवेरा हमारे पुराने चीज़, सदियों से ये चलता आ रहा है। आप समझ लो ना, जितने भी लंबे लंबे आयु जीने वाले लोग पहले थे ना, 150 साल 200 साल, वो कैसे जीते थे। उनका एक रिजल्ट निकाला गया है कि उनके बॉडी बहुत ज़्यादा क्या होते थे, अल्कलाइन होते थे, जिसमें बीमारी पनपता ही नहीं था, जिसमें सबसे ज़्यादा एलोवेरा का सेवन किया जाता था। अब बड़े बड़े ब्यूटिशियन को देखो ना, बड़े बड़े हीरोइन को देखो ना, उतना ज़्यादा सुंदर कैसे दिखती हैं, आपको राज समझ में आएगा। एलोवेरा का बहुत ज़्यादा मात्रा यूज़ करती है वो अपने बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में यूज़ करती है एलोवेरा को। उसके बाद मेडिसिनल सेक्टर में एलोवेरा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसको आप नेचुरल हीलर कह सकते हो, है ना, बहुत ही फास्ट हीलर कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट हीलर कर सकते हो। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी अच्छे से कम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, ब्लड शुगर को काफ़ी अच्छे से स्टेबलाइज करता है, आर्थराइटिस पेन को ठीक करता है, बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस है आपको ठीक कर देगा। उसके बाद किडनी स्टोन को तक को खत्म कर देता है। ठंडा इतना अच्छा देता है ये बॉडी के लिए कि आपके यहाँ गर्मी की मात्रा से कोई भी बीमारी नहीं हो सकता है। गर्मी के कारण होते हैं पिंपल्स वगैरह होते हैं, कुछ और हो गया, एलर्जी वगैरह हो, ये सारी चीज़ें खत्म कर देती है। उसके बाद बीपी का सिवाय अगर हो तो बहुत ज़्यादा कम करता है अगर बढ़ा हुआ है बीपी हाई तो। उसके बाद गम्स का, मसूड़े का या दांत वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक कर सकते हो। इससे जख्म को काफ़ी अच्छे से मजबूत करता है, ठीक करता है। और मैंने बताया कि क्लिनजिंग में इंटेस्टाइन और लुब्रिकेंट्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, वहाँ पे अगर फंसा हुआ चीज़ है जो लुब्रिकेंट नहीं है, बिल्कुल आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फंसा हुआ चीज़ है जिसके कारण बॉडी को सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे फाइब्रिक चीज़ एलोवेरा बहुत तगड़े तरीके से उसको क्लीन करता है और आप जितना भी खाओगे सारा चीज़ बॉडी को मिल जाएगा। तो ये एलोवेरा का बहुत अच्छा कमाल है। उसके बाद ना जाने कौन कौन से एक्जिमा, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ माना गया है इसको, इन्फ्लेमेशन के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ माना गया है। कहीं पे अगर जल गया है, एलर्जी है या फिर किसी चीज़ को काटा हुआ चीज़ है, कोई जहरीली चीज़ काट लिया आपको, इंसेक्ट वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छा हीलर माना गया है एलोवेरा को। तो मैं इसको सबसे नंबर 1 पे रखता हूँ अपने लिए और मैं आपको भी कहूँगा कि ये अपने हेल्थ में सबसे नंबर 1 पे रखो। एलोवेरा को हर टाइम यूज़ करने का चीज़ है और लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने का चीज़ है, बहुत अच्छा काम करता है। आगे
ये जो ओरिजिनल डाइव जूस देख रहे हैं आप, ये खास तौर पे बनाया गया है ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, लेकिन इसमें जितना भी चीज़ें मिलाया गया है वो सारा क्लिनजिंग प्रोडक्ट है, जिसमें एलोवेरा है, गिलोय है, आंवला है, करेला है, जामुन है, ये सारे क्लिनजिंग प्रोडक्ट है। आप इसका किसी भी चीज़ में प्रयोग कर लो, काम करेगा ही करेगा, है ना। किसी भी चीज़ में बीमारी में आप दे रहे हो, आप इसको दे दो, पहले काम करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि क्लिनजिंग प्रोडक्ट है। क्लिनजिंग प्रोडक्ट यानी कि क्लिनजिंग में सबसे आगे काम करेगा। जितना बढ़िया साफ सफाई रहेगा बॉडी का, उतना अच्छा काम करेगा। तो उसमें आप बुखार में, डायबिटीज़ में, है ना, या गैस में, बाल प्रॉब्लम है, क्या बोलता है, स्किन प्रॉब्लम है, जख्म है, ये सारी चीज़ों में आप दे सकते हैं उसको, बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि डायबिटीज़ के लिए एक नंबर चीज़ है। अगर किसी को डायबिटीज़ दिखता है कहीं पे, तो आप उसमें सबसे पहले ओरिजिनल डाइव को रिकमेंड करें। उसके बाद आते हैं आंवला। और ये आंवला का बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, क्योंकि ये साफ सफाई में एक नंबर है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का एक वफादार दोस्त है, यानी कि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत मस्त है। और विटामिन सी का क्या क्या फायदा आप जानते हैं? आईसाइट्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, दांत का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए, उसके बाद गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए, यदि कहते हैं ना कि आँख का रोशनी भाग गया, उसमें काफ़ी अच्छा मदद करता है आंवला। ब्लड सेल्स को काउंट को बढ़ाने के लिए, आरबीसी काउंट्स को बढ़ाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी जहरीली चीज़ को काटता है, तो बहुत अच्छा असर करता है ये सफाई में। मल्टी बेनिफिशियल आपका ये अल्ट्रोस नोनी जूस, ये भी एक बहुत अच्छा, यानी कि ये सारे आपस में एकदम भाई के जैसा है। जो एक काम करता है वो भी काम करता है, लेकिन कुछ में अंदर है, क्योंकि कुछ स्पेशल्स काम करते हैं। ठीक है, ये नोनी जूस है। नोनी जूस ये इंडिया में तो मिलता नहीं है जल्दी, ये साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा माना जाता है कि जो अर्थराइटिस का जो दिक्कत है ना, अर्थराइटिस यानी कि घुटना दर्द, पैर दर्द, कहीं भी जॉइंट पेन वगैरह, उसके लिए एक नंबर चीज़ माना गया है, कभी दिक्कत नहीं करता है उसमें। उसके बाद डिप्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम है, अनबैलेंस चीज़ का प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ है, जॉइंट पेन है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ये लिवर का प्रॉब्लम है, अगर मसल्स वगैरह कहीं पर क्रैक कर गया, या फिर पैरासाइटिक प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, विजन वगैरह का दिक्कत आ गया है, जख्म वगैरह हो गया है ना, ये सारे चीज़ों में काम करता है नोनी जूस भाई। ये भी एक बहुत दमदार प्रोडक्ट है। एवलिव सिरप, जो आपके अल्ट्रोस की एवलिव सिरप है ना, ये काफ़ी अच्छा काम करता है लीवर टॉनिक के लिए। लीवर टॉनिक है, आप किसी भी नशीले व्यक्ति को आप ये लीवर टॉनिक अवश्य दें, क्योंकि लीवर जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा, खाना उतना अच्छे से पचा पाएगा। और नशीले व्यक्ति को लीवर बहुत जल्दी डैमेज करता है, तो उसमें हर हाल में चलना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि जो व्यक्ति लीवर से डैमेज है, उसको हर हाल में लीवर टॉनिक 2 महीने में 2-3 फाइल पिलाओ भाई, क्योंकि लीवर टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। और ये जितना भी जहरीली चीज़ें होगी ना, जिससे लीवर डैमेज हुआ है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, साफ करेगा। उसके बाद लीवर के साइज़ को मेंटेन करता है, अगर बढ़ा हुआ है तो भी ठीक कर देगा, अगर घटा हुआ है तो भी ठीक कर देगा। बहुत अच्छे काम करता है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, तुलसी। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना गया अभी तक कि तुलसी ड्रॉप को। ये क्लेंजिंग के साथ साथ में इम्यूनिटी पावर को, यानी डिफेंडर के रूप में काम करता है। मैं आपको बताऊंगा क्लेंजिंग, डिफेंडर, एक्टिवेटर क्या है, बट ये मल्टीपर्पज़ है, ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। तुलसी का ड्रॉप्स, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तुलसी का ड्रॉप प्रयोग करो। सर्दी खांसी बुखार जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द, माथा दर्द, एक्जिमा वगैरह कुछ भी है, अर्थराइटिस वगैरह कुछ भी है, डायबिटीज़ वगैरह कुछ भी है, आपको दिखता है, आँख का प्रॉब्लम, बाल का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, नाक का प्रॉब्लम, उसमें ये तुलसी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप इसका खुद यूज़ करना। आगे चलते हैं। अल्ट्रोस जो है हमारा मेनली रूप से ये 4 चीज़ों पे काम करता है। 4 चीज़ों में एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लिंजर, डिफेंडर, यानी कि एबीसीडी जो मैंने बताया था आपको लास्ट में कि एबीसीडी होता है हेल्थ का। एबीसीडी का मतलब है ये एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लिंजर, डिफेंडर, जिसमें हमने आज क्लिंजर के बारे में अच्छे से समझा। क्लिंजिंग कितना जरूरी है, क्लिंजिंग का कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्लिंजिंग का कौन कौन सा रास्ता है जो हम अपना सकते हैं, उसके बाद क्लिंजिंग का कारण क्या है, क्यों हमें सबसे पहला क्लिंजिंग पे ध्यान देना चाहिए, वो आज आपको कारण पता चल गया। और क्लिंजिंग क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता चल गया। और आज की एपिसोड, आज की इस वीडियो में, आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लिंजिंग पहला स्टेप हेल्थ में मैंने इसलिए रखा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्लिंजिंग हेल्थ। स्टेप हेल्थ के मामले में सबसे पहला चरण क्लिंजिंग आता है, और क्लिंजिंग के बाद ही कुछ किया जा सकता है अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता अच्छा। और आगे हम समझेंगे कि एक्टिवेटर क्या है, बैलेंसर क्या है, डिफेंडर क्या है। तो क्लिंजिंग हमने आज समझा, पढ़ा, बहुत अच्छे से स्टडी किया। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो क्लिंजिंग को लेकर तो आप क्वेश्चन आउट कर सकते हो। आगे हम लोग समझेंगे कि एक्टिवेटर, बैलेंसर और डिफेंडर क्या है। ऑलराइट, तो आज हम यहीं तक एंड करते हैं इस वीडियो के सेशन को। बाकी एक्टिवेटर, डिफेंडर और बैलेंसर जो है वो आपको अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बता दिया जाएगा कि ये तीनों चीज़ और क्या है। जो आपको मेन चीज़ था समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए, वो क्लिंजिंग था। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को लगातार एंड तक देखने के लिए, बिकॉज आपको इंटरेस्ट थी तभी आपने देखा। और मैं समझ सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको हेल्थ में 90% पकड़ आ जाएगा कि कौन सी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो का दिया हुआ नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा आगे चल के फील्ड में। तब तक के लिए हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।